तो फाइनली बच्चों आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आप लोगों को रियल होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आप लोग अटेंड कीजिएगा और वीडियो के शुरू से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को मैं जो कराने वाला हूँ ये आर्ट्स पॉलिटिकल साइंस का है, ठीक है। तो आप लोग बारीकी से देखिएगा, क्लास 12 के आर्ट्स का जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पेपर है, ठीक है। तो बाबू लोग आप सभी को पता होगा कि मैं आंसर तैयार नहीं करता हूँ, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर दे दूंगा। आप लोग अगर सहमत हैं तो वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं किसी भी क्वेश्चन का पहले आंसर तैयार नहीं करके रखता हूँ। मैं किसी का देखा देखी नहीं करता हूँ। और बहुत लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी बोलता है। मैं नहीं मानता हूँ अपने आप को ज्ञानी, और इन सब कागज़ के टुकड़ों में विश्वास नहीं करता, ठीक है। और ये सब कागज़ के टुकड़े जो हैं इनमें अगर कोई कहे कि मैं इसमें विद्वान हूँ तो नहीं, इन कागज़ के टुकड़ों में नहीं। आदमी जो है उसका माइंड कितना विकसित है उपस्थिति के अनुसार पता चलता है, ठीक है। और मैं भी कोई भी क्वेश्चन जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं टीचर जितने भी हैं, मैं उनका अनादर नहीं करता हूँ, मैं उनका स्वागत करता हूँ। लेकिन जो भी टीचर पढ़ाते हैं सारे क्वेश्चन आंसर तैयार करके पहले से रखते हैं, इसके बाद पढ़ाते हैं, चाहे कितना भी बड़ा टीचर क्यों ना हो। लेकिन मैं पहला यूट्यूबर टीचर हूँ जो बिना क्वेश्चन का आंसर तैयार किए हुए जो दिमाग में आएगा, क्वेश्चन मेरा दिमाग कहेगा कि राइट है, वही क्वेश्चन मैं बता दूंगा। मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बोला था कि आईएएस और आईपीएस ये सारे एग्जाम मेरे लिए कुछ नहीं है, ठीक है। अगर 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 नया नियम बना दिया जाए कि 10वीं पास या 12वीं पास भी 12वीं पास को भी मौका मिलेगा आईएएस के एग्जाम में बैठने का, तो देखिए कितना जोग जोग आईएएस निकल कर सामने आते हैं, ठीक है। लेकिन सरकार जो है जो भी है ग्रेजुएशन पर कर दी है, लेकिन एक बार किसी को जीवन में एक बार हो सकता है कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रतिभा होता है उनमें, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्रतिभा होता है, आगे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं 10वीं के बाद या 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर मैं शिक्षा मंत्री बना, सबसे पहले मैं ये नियम लगाऊंगा कि 12वीं पास और 10वीं पास के भी छात्रों को एक बार जीवन में मौका मिलेगा आईएएस के एग्जाम में बैठने के। आईएएस के एग्जाम पास करने के बाद उस छात्र को ऐसा मौका दिया जाएगा कि आप आगे के पढ़ाई पूरा कीजिए, फिर एक एग्जाम होगा आपका, इसके बाद ज्वाइनिंग होगा, ठीक है। ऐसा मैं नियम बना दूंगा। लेकिन बहुत आप लोगों को पता होगा कि जो सही आदमी है उसको लोग टिकने नहीं देता है, ठीक है। उसको लोग तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाएगा। तो आप लोग बच्चे हैं तो आप लोगों को सब पता है, ठीक है। तो बाबू लोग चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। और ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है और इसका कोई भी आंसर मैं तैयार नहीं किया हूँ, और मैं बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, ठीक है। मैं भी एक छोटा मोटा, जैसे आप लोग हैं वैसे हम हैं। आप हमसे सीखने की कोशिश करते हैं और हम आपसे सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैं विद्वान नहीं हूँ किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। और ये जो है सब्जेक्ट आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन की तरफ ध्यान आकृष्ट कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो देखिए ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है तो पॉलिटिक्स तो पूछेगा ही, ठीक है, क्योंकि इसी पर ये आधारित होता है सब्जेक्ट। तो 1967 में भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, किस प्रकार की। तो जैसे कि 1967 में, ठीक है, 1962 से लेकर 67 तक, ठीक है, एक दलीय ही व्यवस्था थी, ठीक है। एक दलीय माने एक दल ही उस टाइम जो है शासन करता था, ठीक है। तो एक दलीय ही व्यवस्था थी। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में एक बार हम बता देते हैं आप लोगों को। अंग्रेजी में कह रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम वाज देयर इन इंडिया टिल 1967, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। आंसर हो जाएगा ए वन पार्टी सिस्टम। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद।
तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान आकृष्ट करना है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा जो है वो किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया था, तो देखिए यहाँ पे आप लोग प्रकाश डालिए कि गांधी का सर्वोदय, ठीक है, गांधी समाजवाद अपनाया गया था उस टाइम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, गांधी का सर्वोदय। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में यहाँ पे देखिए, अंग्रेजी में कह रहा है कि विच टाइप ऑफ सोशलिज्म वाज एडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है। विच टाइप ऑफ सोशलिज्म वाज एडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी, गांधी सर्वोदय, ठीक है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे कह रहा है कि भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। भारत में किसी, तो यहाँ पे भारत में किसी भी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था। तो देखिए भारत में केरल राज्य में, ठीक है, केरल राज्य में 1957 का जो विधानसभा इलेक्शन हुआ था उसमें ESS नेबूपाद जो थे, ठीक है, वही जीते थे उनका पार्टी, या वही पार्टी चलकर आगे भाकपा बना, भाकपा। तो भाकपा पार्टी आप लोग सुने होंगे, अरे नहीं, ये होता है भाजपा माले, हाँ वही है। तो 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, ठीक है। तो अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि वैसे लोग कहता है बहुत लोग कि जो भाकपा है ये एक तरह के लोग कहता है कि माओ को सपोर्ट करता है। माओ मतलब चीन को सपोर्टर पार्टी है, लेकिन ये सब गलत बात है, क्योंकि वो हिंदुस्तानी पार्टी है तो हिंदुस्तान को ही न सपोर्ट करेगा, ठीक है। बहुत लोग की गलत धारणाएं हैं, इस तरह की धारणाएं हैं, लेकिन किसी भी पार्टी के बारे में तर्क देना सही नहीं है, ठीक है। अब मान लीजिए कि असुद्दीन ओवैसी का AIIM है, अब वो कहिए कि वो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का सपोर्ट करता है। अरे भाई, खाता है अनाज, अगर मान लीजिए कि भूलवश सपोर्ट करता भी होगा तो वो तो गद्दारी कर रहा है देश के साथ, कोई भी हो पार्टी। मान लीजिए कि हम ही हैं, हिंदुस्तान का अनाज खाते हैं, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करेंगे, जो छिपा में खाते हैं उस छिपा में थाली में छेद करेंगे, ऐसा गलत बात है, कोई नहीं करता है। लोगों की ऐसे धारणाएं हैं, वो सारे असामाजिक तत्व होते हैं जो इस तरह के भ्रम फैलाते हैं। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी जो है वो ऐसा नहीं करता है, समझ गए। जो भी समझदार आदमी है वो कभी अपनी देश के साथ गद्दारी नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि कितना भी गलत काम करेंगे तो हमारे देश में ही पनाह मिलेगा, दूसरा देश हमको पनाह नहीं देगा, ठीक है। तो अपने देश के साथ हमेशा वफादार रहना चाहिए। कितना भी मान लीजिए कि किसी बाप का, मान लीजिए फिर किसी माँ या किसी बाप का बेटा है, कितना भी नालायक हो उसके लिए सोना ही होता है। उसी प्रकार से अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरे देश को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, ये ना कि हम अपने देश के क्षति पहुंचाने के लिए दूसरे देशों को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। तो अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि व्हेन डिड द कम्युनिस्ट पार्टी गेट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू कम टू पावर इन एनी स्टेट ऑफ, आंसर बी, आफ्टर द सेकेंड इलेक्शन ऑफ 1957, ठीक है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि भारत के प्रथम, याद रखिएगा हमेशा कि भारत में जब से देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे कांग्रेस ही शासन कर रही थी, ठीक है। लेकिन प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ सक्रिय नेता भी थे मोरारजी देसाई, और समाज सेवक भी थे, और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री यही थे, ठीक है।
मोरारजी देसाई। और अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में भी वही कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आंसर बी मोरारजी देसाई, आंसर बी मोरारजी देसाई। 5 नंबर का कह रहा है, 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। वामपंथी, वामपंथी मतलब समझ रहे हैं, वामपंथी, वाम चिंग चांग चुंग वाम, यानी आप चाइना के जो भाषा है यहाँ वामपंथी हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम आप लोग को बता दें कि भारत में निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो वामपंथी जो पार्टी है वो आर्थिक और जातीय समानता असमानता पैदा करना चाहती है, ठीक है। वामपंथी जो पार्टियां हैं वो विकास बहुत तेजी से ले जाएंगी, ठीक है, जहाँ पे एक तरह के गुलामी तरह के बदबू आएगा। जैसे चाइना में कैसे है, चाइना तो 1 नंबर पर है, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग जो हैं स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। चाइना के लोग स्वतंत्र नहीं है, अपने दिमाग से कहीं ना आ सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। लेकिन एक बात है कि चाइना जो है वो कहता है कि हम तुमको खाना देंगे, तुम रहो देश में ही रहो, देश के खिलाफ जाओगे तो तुमको क्या किया जाएगा, मार दिया जाएगा। इस तरह की कठोर सजाएं चाइना में होती है, ठीक है। तो कुछ वामपंथी पार्टियां जो होती है वो उग्रवाद टाइप की प्रवृत्ति होती है उनमें, और मतलब आप समझ सकते हैं, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, बहुत सारे आप लोगों को मिल जाएगा वामपंथी पार्टियां क्या होती है। सैनिकों की भी हत्या की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम बता देते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या है। भारतीय जनता पार्टी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबको लेकर चलने वाली जनता पार्टी जो है, जनता पार्टी मतलब जनता को लेकर चलेगी, ठीक है। समाजवादी पार्टी है मतलब समाज को लेकर चलने वाली, ठीक है। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वामपंथी, जो भी वामपंथी पार्टी की कोटि में इनको रखा जा सकता है, ठीक है। और बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो समाज को लेकर चलना चाहती हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ लेफ्टिस्ट पार्टी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। संविधान जब सभा का गठन हुआ था उसमें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, कौन चुने गए। तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान सभा में प्रारूप समिति का अध्यक्ष को इनको चुना गया था, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ठीक है। लेकिन बहुत लोग को यहाँ पे गलतफहमी होता है कि संविधान जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही लिखे थे, लेकिन ऐसा बात नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, इस सब लोगों ने मिल के संविधान की प्रारूप की प्रतिलिपियाँ तैयार की थी। और ऐसा बात नहीं है संविधान सभा गांधी जी नहीं लिख सकते थे संविधान, गांधी जी के पास उतना दिमाग नहीं था कि संविधान लिख सकते थे। जवाहरलाल नेहरू के पास दिमाग नहीं था कि संविधान लिख सकते थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वही थे, ठीक है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही क्यों दिया गया संविधान लिखने के लिए, आप लोग जानते हैं, आप लोगों को पता है, नहीं पता है, कुछ पता नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों दिया गया था संविधान लिखने के लिए। क्यों, क्योंकि वो दबा कुचला समाज से आते थे, ठीक है। और उस समाज में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी और बहुत ही ज़्यादा गरीबी के करीब थे, ठीक है। इसलिए वो सब कुछ देखे हुए थे, इसलिए उन्हीं को सभी ने मिलकर उनको डिसाइड किया कि आप ही संविधान लिखिए, क्योंकि आप लिखिएगा तो इससे ये होगा कि आप नीचे वाले वर्ग को जरूर
ऊपर उठाने की कोशिश कीजिएगा। वही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान लिखे हैं, लेकिन वहाँ पे नीचे वाले वर्ग को ऊपर उठाने की बहुत ही कोशिश किया है। इसीलिए उनको जानबूझकर संविधान लिखने के लिए दिया गया कि आप ही संविधान लिखिए, ताकि आप जो है निचले स्तर से, आप जानते हैं कि हाँ क्या चल रहा है समाज में, कितनी ज़्यादा गरीबी है, क्योंकि उसी गरीब वर्ग से आप ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है, जहाँ पे 70% लोग गरीब हैं। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया गया था संविधान लिखने का जिम्मा। अब बहुत लोग कहता था कि नहीं, ऐसा बात नहीं है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूरा देश में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ऐसा बात, ये गलत बात है, ठीक है, उनसे भी पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान लिखने के लिए दिया गया। इसके पीछे कारण था कि वो एकदम पिछड़े वर्ग के समाज से आते थे, पिछड़े वर्ग के समाज से ताल्लुक़ रखते थे, उनको पता था कि गरीबी क्या होती है, ठीक है। इसलिए पहले के पॉलिटिक्स अब के पॉलिटिक्स में बहुत ही अंतर हो गया है, ठीक है। पहले का पॉलिटिक्स था कि देखा जाता था समाज में कि हाँ गरीब कितना निचला स्तर से गरीब है, वहाँ से निकाला जाता था, ठीक है। लेकिन अब लोग जो बुझाए वो करे, ठीक है। लेकिन आजकल बात ऐसा है कि गरीब हर जाति में है भाई, जातिवाद नहीं करना चाहिए, गरीब हर जाति में है, हर धर्म में गरीब है, ठीक है। तो गरीब गरीब होता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए कि फलना जात है तो वो अमीर होगा, फलना जात है तो वो अमीर होगा, ऐसा बात नहीं है, गरीब हर जात में रहता है, ठीक है। हम ये नहीं मानते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। हु वाज इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? आंसर डी डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, आंसर डी डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को कितने? तो भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ठीक है। जो भी भारतीय नागरिक हैं उनको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 6, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है? अंग्रेजी में यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी में कह रहा है कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स टू डू इंडियन सिटीजन हैव? आंसर सी 6, आंसर सी हो गया 6, ठीक है। आगे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1900। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ही अपनाया गया था। लेकिन ये लोग क्वेश्चन वो उल्टा सीधा लिखता है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है कि 26 नवंबर 1949, कहीं भी नहीं दिया है, ठीक है, दे दिया है क्वेश्चन। तो सभी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसको क्या किया गया? लागू कर दिया गया पूरे देश में, ठीक है। भारतीय संविधान को पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, ठीक है। तो अंग्रेजी में कह रहा है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुल्ली अडॉप्टेड ऑन विच डे? आंसर हो जाएगा सी 26 जनवरी 1950। देखिए बाबू लोग, मैं किसी भी सब्जेक्ट का आंसर न तैयार करता हूँ और ना ही यहाँ पर भी मुझे कंफ्यूज हो गया था, ठीक है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 दिया नहीं था, तो मैं भी कंफ्यूज हो गया कि यार बात क्या है यार, यहाँ पे आंसर तो कोई मिल ही नहीं रहा है। तब मैंने अपने दिमाग से लगाया कि 26 नवंबर 1949 को तो लागू हुआ था, लेकिन अपनाया गया था, लेकिन लागू कर दिया गया था 1950 को पूरे देश में, ये संविधान को लागू कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए, मैं वैसे आर्ट्स का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट दीजिए फाड़ के रख दूंगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, आर्ट्स साइंस कॉमर्स मेरे लिए कुछ नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट खिलौना है। क्वेश्चन पूछिए आंसर लीजिए, क्वेश्चन पूछिए आंसर लीजिए, ठीक है। आप क्वेश्चन कीजिए, हम आंसर देंगे, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तुरंत। अब वैसे भी हम ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ये तो समझिए कि आप लोग जितना पढ़े हैं उतना ही हम भी पढ़े हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोग क्या पढ़े हैं, बस उतना ही हम भी पढ़े हैं, ठीक है। हम बहुत बदमाश हैं।
वो बहुत बदमाशी किया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है? संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया? अब देखिए यहाँ पे दे दिया कि संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है, तो यहाँ पे आंसर में कुछ और लिख दिया है। किस भाग को तुम पूछ रहे हो, तो भाग 18 को, जो संविधान के भाग 18 है, अनुच्छेद 352, ठीक है, को जो है वो जर्मनी से लिया गया है, यहाँ पे देवे नहीं किया है, यहाँ पे देवे नहीं किया है, ठीक है। तो संविधान के भाग 18 में ये दर्ज है, ठीक है। भाग 18 में लिखा गया है कि आपातकालीन के समय किसी एक व्यक्ति को अधिकार दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपातकालीन में किसी राज्य में आपातकाल लगता है तो लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, तो क्या है, वही है संविधान के भाग 18 में, ठीक है, वहाँ पे आपातकालीन का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया है कि संकट काल में किसी भी राज्य में जब भी संकट आता है, कोई कहीं बहुमत नहीं जुट पाता है किसी भी राज्य में, मान लीजिए कि 100 गो सीट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 100 गो सीट है, 100 सीट पर इलेक्शन होता है, ठीक है। तो एक पार्टी जीती 49, एक पार्टी जीती 49, ठीक है, और दोनों अगर मिल के सरकार बना ली तो ठीक है, और नहीं, अगर सरकार नहीं बना पाई दोनों पार्टी, एक पार्टी जीती 49, एक पार्टी जीती 49, तो 9 दूनी 18, 98 हो गया। और मान लीजिए कि 2 को अन्य जीते, अन्य या निर्दलीय मान लीजिए या अन्य पार्टी जीते, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों, यहाँ से देखिए 49 और 2 क्या हो गया, 51। अब मान लीजिए कि बहुमत के लिए चाहिए यहाँ पे 55, ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 55 चाहिए बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए, और यहाँ पे ये भी नहीं बना पाता है, ये भी नहीं बना पाता है। तो इस दोनों स्थिति में क्या होगा, या तो बाई 4 फिर से इलेक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है, या उस संकट में क्या होगा कि वहाँ के सारे पावर जो है राष्ट्रपति के पास चल जाएगा जब तक इलेक्शन ना हो जाए, वोटिंग काउंट ना हो जाए, ठीक है। एक बार हुआ था, दिल्ली में भी हुआ था, ठीक है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल कुछ ही दिन सीएम बनकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, बोला था कि मुझे बहुमत से जिताएगी दिल्ली की जनता, मैं तब मुख्यमंत्री बनूंगा, ठीक है। तब फिर दिल्ली की जनता जो है बहुमत से उनको जिता के भेजी, तब जाके वहाँ पे वो मुख्यमंत्री बने, ठीक है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है कि राष्ट्रपति के हाथ में वो पावर होता है। भाग 18 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति संकट काल के उस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में भी वही कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, इमरजेंसी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3, ठीक है, भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में, ठीक है, तृतीय भाग में अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा तृतीय भाग, तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अंग्रेजी में क्या कर रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, आंसर बी, इन पार्ट 3। 11 नंबर क्या कह रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया?
भारत में एकल नागरिक था, समझ गए। भारत, तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कि भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया। तो भारत में एकल नागरिकता का विचार जो है वो ब्रिटेन से लिया गया था। आंसर हो जाएगा ए, ब्रिटेन। ठीक है, भारत में एकल नागरिकता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया था। अंग्रेजी में कह रहा है कि द आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया इज एडॉप्टेड फ्रॉम व्हिच कंट्री। आंसर ए, ब्रिटेन। ठीक है, आंसर ए, ब्रिटेन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। भारत में कितने राज्य में, तो यहाँ पर देखिए भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। तो टोटल 6 राज्यों में है। ठीक है, जिसमें तेलंगाना भी है, महाराष्ट्र भी है और 4 राज्य हैं। ठीक है, तो इनमें जो है द्विसदनात्मक व्यवस्थिका है। ठीक है, तो अंग्रेजी में क्या कर रहा है कि हाउ मेनी स्टेट हैव बाई कैमरल। ठीक है, इंक्लूड इन इंडिया। आंसर सी, 6। ठीक है, अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। देखिए भाई मेरा थोड़ा अंग्रेजी में वीक है। ठीक है, मैं ज्ञाता नहीं हूँ। ठीक है, और 13 नंबर कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ। निम्नलिखित में से किस पार्टी का उद्देश्य इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था। तो देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन से हुआ था। तो यहाँ से देखिए कि निम्नलिखित में से किस पार्टी, राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था। तो ये गलत दिया है। ठीक है, पार्टी का उद्देश्य जो है यहाँ पर आंदोलन दिया था, आंदोलन देना चाहिए था, किस आंदोलन से हुआ। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 2021 में 2011 में अन्ना हजारे नाम का एक आदमी आया था। ठीक है, आदमी थे अन्ना हजारे। उन्होंने लोकपाल बिल को लेकर इतना बड़ा अनशन और आंदोलन किया। ठीक है, कि वो देशव्यापी रहा। उसी आंदोलन में एक ऐसा शख्स, अन्ना हजारे की पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं था। ठीक है, लेकिन एक ऐसा शख्स आया जो अन्ना हजारे को भंजा लिए। एक ऐसा शख्स की आंदोलन किए अन्ना हजारे। ठीक है, और सारा क्रेडिट ले गया वो शख्स, और उसने अपनी पार्टी खड़ी कर दी, जिस पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी है, और जिसका राष्ट्रीय संचालक हैं श्रीमान जी अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी जो है उसका संचालक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अन्ना हजारे जो लोकपाल बिल वाला के लिए आंदोलन किए थे, उसी में अरविंद केजरीवाल जी जो थे उनकी एंट्री हुई। और आंदोलन तो अकेले अन्ना हजारे ही लड़ते थे, सारा क्रेडिट तो उन्हीं को जाना चाहिए। लेकिन चलाक एगो होता है ना कि चलाक आदमी बीच में आइल हैं बना खाना, एगो होता है ना कि खाना उना बन रहा है, जब देखा कि ताक रहा है कि खाना उना तैयार है कि ना, जब खाना उना बन गया आया, अब मीठा मीठा बतिया के अब पूरा खाना खा गया। तो वही है बात। ठीक है, तो उसी में आम आदमी पार्टी का जो है उभरा था। ठीक है, और अरविंद केजरीवाल जी जो है अपनी पार्टी खड़ा किए, आम आदमी पार्टी। ठीक है, तो ऐसे तो आम आदमी पार्टी होगा। ठीक है, और जन अधिकार पार्टी और हम ये सब पार्टियाँ जो है अपनी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, किसी आंदोलन में मतलब आंदोलन के थ्रू नहीं बना है ये सब पार्टियाँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अंग्रेजी में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी हैज इमर्जेड फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट। ठीक है, और तो इसका आंसर हो जाएगा आप। ठीक है, आप, आंसर है आप। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जितनी भी पार्टियां बनी हैं, चाहे हम हो या जन अधिकार पार्टी हो या आप हो, जितनी भी पार्टियां बनी हैं हिंदुस्तान में, वो कांग्रेस के ही राज में क्यों बनी, भाजपा के राज में क्यों नहीं पार्टियां कोई बन रही है।
क्या कुछ बात है या कुछ एती है? कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो बात है। इस सब कुछ मैं आप लोगों को लेके आऊँगा। अभी मेरा जो है इस पर शोध चल रहा है, ठीक है? इस पर मैं विचार-विमर्श कर रहा हूँ और एक छोटा-सा लेख लिख रहा हूँ, ठीक है? जिसमें मैं बताऊँगा कि कांग्रेस के शासन में ही क्यों ये सब पार्टियाँ पनपी और भाजपा के शासन में क्यों नहीं ये सब पार्टियाँ पनप पाती है, क्या रीज़न है, कौन इसका कारण है, कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये भी पॉलिटिकल देखिए मैं पॉलिटिकल का स्टूडेंट रहा नहीं हूँ, ठीक है? लेकिन कोई भी विषय दीजिए फाड़ के रख दूँगा। अब इस सब्जेक्ट पर मैं एकदम क्या कर दूँगा, तार-तार कर दूँगा, ठीक है? तार-तार, तार-तार तार-तार क्यों नहीं करता हूँ, ठीक है? तार-तार क इसलिए नहीं करता हूँ कि समाज के कुछ लोग जो हैं उनको बुरा लगेगा, ठीक है? समाज के कुछ लोगों को बुरा लगेगा, इसलिए मैं तार-तार नहीं करता हूँ, ठीक है? कि देखिए शिक्षक होके ये तार-तार कर दिया, ठीक है? लेकिन समझ में तो सब कुछ आता है कि कहाँ से क्या है, क्या बात है, ठीक है? लेकिन तार-तार करना भी ज़रूरी है। लास्ट में मैं आप लोगों को तार-तार कर दूँगा, सारा सब कुछ साफ-साफ बता दूँगा, ठीक है? तो अब चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी, ठीक है? सरोजिनी नायडू, ठीक है? और वो जो है भारत में किस राज्य में बनाई गई थी राज्यपाल? तो भारत के सबसे बड़े राज्य कौन सा है? सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का भारत के प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाई गई थी, ठीक है? अंग्रेजी में क्या कह रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है यहाँ पे, अंग्रेजी में कह रहा है कि हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया? आंसर ए सरोजिनी नायडू। आंसर ए सरोजिनी नायडू, ठीक है? 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान? तो देखिए किस देश का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भारत का जो संविधान है 12 अनुसूचियों, ठीक है, में सबसे बड़ा संविधान है, ठीक है? पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, ठीक है? अंग्रेजी में क्या कह रहा है? अंग्रेजी में कह रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड, ठीक है? तो आंसर हो जाएगा आंसर डी इंडिया। आंसर डी इंडिया। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ महात्मा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा महात्मा प्रदेश महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो थी विजय लक्ष्मी जी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है? अब ऐसा बात नहीं है कि पंडित टाइटिल है तो पंडित जी होंगे, ऐसा बात नहीं होता है। टाइटिल होता है पंडित तो पंडित जी होंगे, ऐसा नहीं होता है। कुम्हारों में जाइएगा तो वहाँ भी पंडित टाइटिल लोग लगाते हैं, ठीक है? पंडित लिखेंगे, कुम्हारों में लिखेंगे और एथी में भी लिखेंगे। बहुत सारे हैं जो लिखते हैं पंडित अपनी टाइटिल के आगे। कुशवाहा में भी कुछ लिखते हैं, कुछ राजपूत में भी लिखते हैं, भूमिहार में भी लोग पंडित लोग लिखता है। तो ऐसा बात नहीं है कि आप पंडित जी हैं तो पंडित जी हैं, टाइटिल लगाए हो विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये हमको लगता है कि विजय लक्ष्मी जी जो थी ये कुम्हार से आती थी, ठीक है? इनका टाइटिल था पंडित। तो जाति में कुछ नहीं है, हिंदू है ना भाई, ठीक है? हिंदू है, जाति में क्या रखा है? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बस यही 4 गो वर्ग है। और जाति पाति में क्या रखा है, ठीक है? कुछ नहीं रखा है, जाति धर्म में कुछ नहीं रहता है, सब ज्ञान है, ठीक है? अब देखिए अंग्रेजी में क्या कर रहा है कि हु वाज द
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आंसर डी, विजय लक्ष्मी पंडित। अब मान लीजिए कि हम हैं या कोई और है, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो है ईसाई, ठीक है। तो उसके पास मान लीजिए कि गरीब का बच्चा पहुंच जाएगा, किसी मुसलमान का बच्चा जाएगा या सिख के बच्चा जाएगा या हिंदू के बच्चा जाएगा, तो क्या कहेगा कि वो नहीं पढ़ाएंगे हम? ऐसा तो बात नहीं है, क्योंकि गुरु का ना कोई जाति होता है, गुरु का ना कोई धर्म होता है, ठीक है। गुरु कोई जाति से ताल्लुक़ नहीं रखता है, कोई धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखता है। गुरु हो गया, ठीक है, और नेता हो गए, नेता लोग हो गए, गुरु लोग हो गए, नेता अभिनेता दोनों हो गए, ठीक है। ये सब जाति धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, ठीक है। धर्म अपना जगह पे है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा बात नहीं है कि ये लोग कहेगा कि तुम ये धर्म से हो तो हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा बात नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? देखिए भारतीय संविधान का यहाँ पे ध्यान आकर्षित करना है, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना भाग जो है उसको संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान का आत्मा कहा जाता है। अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है यहाँ पे कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नो एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। द आंसर ए प्रेम्बल, ठीक है। अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था, ठीक है। देखिए मंडल आयोग का जो सिफारिश था, ऐसा लोग कहता है कि ये मतलब ये होता है वो होता है। मंडल आयोग एक ऐसा आयोग था जो पिछड़ी जातियों को उत्थान करने के लिए उसका जो है गठन किया गया था मंडल आयोग का, ठीक है। तो बीपी सिंह जो थे उस समय उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था, ठीक है। तो बीपी सिंह राजपूत वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे बीपी सिंह, उन्होंने ही उठा और मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू कर दिया, ठीक है। तब ऐसा बात नहीं कि देखिए ऐसा लोग कहता है कि ऊंची जाति के लोग जो हैं वो नीची जाति के लोगों का विरोधी होता है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। बात ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आप कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, ठीक है, जब वो आदमी कुर्सी पर बैठता है ना तो उसका विचार बदल जाता है, ठीक है। उस सबको जो है अपने ही दृष्टि से देखता है, वो न किसी जाति की दृष्टि से देखेगा न किसी धर्म की दृष्टि से देखेगा, क्योंकि कुर्सी पर जो बैठता है तो उसको लगता है कि हाँ ये गरीब है तो इसको उठा दें, ये धनी है ठीक है अपनी जगह पे है, ये गरीब है इसको उठा दें। तो कुर्सी पर बैठते वक्त उस आदमी का दिमाग जो है बदल जाता है, और जिसका दिमाग कुर्सी पर बैठते वक्त भ्रष्ट हो जाता है वो बहुत दिन तक नहीं रहता है, ठीक है, कुर्सी पर, उसको उठा कैसे लोग फेंक देगा। और जो जिसका दिमाग बदल जाता है, जो समान जिसे देखेगा समाज में, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है कि नेता का भी विचार बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो गया बी, बीपीसी। अब देखिए एक बात बता देते हैं, उसी नेता का विचार बदलता है जिस नेता जो गरीबी से उठा हुआ हो, चाहे किसी भी जाति से हो किसी भी धर्म से हो, उसका विचार अलग होगा। और जो अमीर घर में ही पैदा हुए हैं, जिन्होंने कभी गरीबी देखी नहीं, ठीक है, उनका विचार अलग होता है, ठीक है। तो वैसे नेता का विचार अलग होता है जो गरीबी से, जो सारे दुविधाओं से निकल कर आते हैं सामने उभर के, वैसे लोगों के विचार अलग होते हैं, सिर्फ बोलने से नहीं होता है, ठीक है। और जो अमीरों घरों में पैदा होते हैं वो नेता बनते हैं, उनका विचार अलग होता है, उनका सोच अलग होता है। उनको देश के बोलेंगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन देश में क्या डिफ़ॉल्ट है कहाँ उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
वैसे लोग कभी भी, एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी सर्वोच्च पद पर वैसे लोग अगर पहुंच भी जाते हैं तो उनको बैठने नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि देश के अंदरूनी चीज़ का, ठीक है, देश के अंदरूनी चीज़ में क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। ये आईएएस का जो एग्ज़ाम होता है वो क्यों लिया जाता है आप लोगों को पता है? ये भी नहीं पता। आईएएस जो होता है वो उसको सेक्रेटरी बनाया जाता है, पहले डीएम बनाया जाता है, इसके बाद सचिव बनाया जाता है, इसके बाद सेक्रेटरी बनाया जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसको क्यों वो जिम्मेदारी दी जाती है? उसको इसलिए जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम गरीब के तबका में जाओ और गरीबी देखो, ठीक है, गरीबी देखो, इसके लिए वो पैसा देती है सरकार उसको। और उन लोगों का उत्थान कैसे होगा इस पर काम करो, ठीक है। इसलिए आईएएस नियुक्त करती है कि निचले से निचला वर्ग के देखो और उनका उत्थान कैसे होगा वो देखो, और जाति और धर्म से ऊपर उठ के देखो, ठीक है, जाति और धर्म से ऊपर उठकर देखना है तुमको। इसलिए तुमको सरकार सभी सुविधाएं दे रही है। अब बहुत लोग गलतफहमी में समझ जाते हैं कि आईएएस है, ये है, ये क्या हो, कुछ नहीं हो। तुमको जहाँ काम करना है वहाँ पे काम करो। समाज के निचले तबके में तुमको भेजा जाएगा, योजनाओं को भेजा जाएगा। बहुत लोग आईएएस लोग ऐसा है, इतना करप्ट है, इतना वरस्ट है कि अब क्या कहना है। गरीबों का पैसा खा जाता है, योजनाओं को ख़त्म कर देता है। अब क्या कहें, बहुत कुछ बात है बाबू, अब कहने लगेंगे तो बात ही ख़त्म नहीं होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अंग्रेजी में क्या कह रहा है, अंग्रेजी में कह रहा है कि विच प्राइम मिनिस्टर इम्प्लीमेंटेड द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। आंसर बी हो गया बीपीसी, ठीक है, बीपीसी लिखा है, बीपीसी उनका नाम था, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है। 103वां जो है संवैधानिक संशोधन प्रदान के, यहाँ पे क्वेश्चनों उल्टा सीधा यहाँ पे एथी किया गया है। 103वां संवैधानिक संशोधन जो है वो कैसे प्रदान करता है, ठीक है, तो आर्थिक रूप, ठीक है, आर्थिक स्थिति के आधार पर संविधान में लिखा गया है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर यहाँ पे लिखा गया है 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करना, ठीक है। तो वहाँ पे संविधान में लिखा है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर उनको आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन लोग तोड़ मरोड़ देता है, यहाँ पे डाल देगा कि कमज़ोर वर्ग को देगा, अनुसूचित जाति का वर्णन यहाँ पे नहीं है। 103वां संवैधानिक संशोधन में है कि आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उसको उठाने के लिए 103वां संवैधानिक संशोधन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गलत सलत लोग बताता है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को आरक्षण देना, ऐसे ये करना वो बात नहीं है। मान लीजिए हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई मुसहर हो गया, ठीक है, मुसहरों में कोई मुसहर ले लेते हैं, मुसहरी जाति के लोग होते हैं, ठीक है, कोई मुसहर हो गया, ठीक है, कोई मुसहर हो गया, उसके वो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, और BMW से घूम रहा है, ठीक है, और सरकार के सारी सुविधाओं का लाभ ले रहा है, ठीक है, फॉर्च्यूनर और BMW से घूम रहा है। लोग ताज्जुब होगा कि मुसहर फॉर्च्यूनर से कहाँ घूमेगा, हम दिखा देंगे, आइए, दिल्ली से लेकर पटना तक फॉर्च्यूनर से घूम रहा है। तो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है और सरकार के जो भी है नियमों का लाभ ले रहा है। और वहीं पे किसी कोई बड़ा वर्ग है, मान लीजिए कि राजपूत हो गया या एथी हो गया, बड़ा वर्ग जिसे कहते हैं राजपूत मान लीजिए, और वहीं पे कोई राजपूत है, आर्थिक स्थिति से कोई कमज़ोर है, या पंडित जी हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भूमियार हो गए, या कायस्थ हो गए, या मौलवी हो गए, ठीक है, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल वो है बड़ी जाति से, ऊंची जाति से लोग ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो गरीब है, ठीक है, गरीब है, उसके पास खाने के लिए जुगाड़ नहीं है, और आप उसको कहिए कि आप ऊंची जाति से आते हैं तो भुगतिए, आप ऊंची जाति से आते हैं, आप गरीब हैं तो हम क्या करें, भुगतिए। अरे तो ऊंची जाति में क्या जन्म लेना क्या पाप है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा।
या सिस्टम को देना पड़े, ये कि ऊंची जाति में जन्म लेना पाप है या नीची जाति में जन्म लेना पाप है। कोई नीची जाति की मान लीजिए गरीब है, उसको लोग का है कि तुम तो गरीब हो, तुम तो नीची जाति से हो, तुम ये फलना जाति से, क्या नीची जाति में जन्म लेना पाप है? इसका जवाब भी सिस्टम से देना होगा। जो भी दोषी होगा उसको देना पड़ेगा, इसका जवाब उसको देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन लोगों से क्या बात कीजिएगा, ये लोग ऐसा ही ये लोग चलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना। ठीक है, अंग्रेजी में कहता है कि 103 कंडीशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड्स आंसर सी, रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए विकास के साथ जो न्याय था वो किस तो यहाँ पे दिया है, देखिए ध्यान डालिए कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय। देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जब से आप लोगों को पता होगा कि स्वतंत्र भारत के जो सरदार पटेल जो थे, उनका बात हुआ था कि इनको उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ठीक, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो जैसे कि जब देश आज़ाद हुआ था तो वहाँ मांग तो चल रही थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था प्रधानमंत्री। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या हो गए, रूस गए। ठीक है, तो इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, उप प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर अंग्रेजी में भी वही करा है कि हु वाज द फर्स्ट ड्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आंसर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो उसी के लोग राजनीति भी करते हैं। ठीक है, भाजपा कहता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री बने होते तो देश कुछ और था या कुछ और होता। ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बात होता है ऐसा कि जो मान लीजिए कि देखा जाता है कि जो योग है, ठीक है, उसको तो भाई सहयोग करना पड़ेगा। अब जवाहरलाल नेहरू में क्या बात था कि उनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो एक समय था कि जब गांधी जी अकेले चल रहे थे तो उनको कुछ पूंजी की आवश्यकता थी। गांधी जी को, वो आंदोलन तो कर रहे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे उतना। फकीर आदमी थे, ऐसा बात नहीं था, जमींदार भी थे, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने फकीर ही थे। तो उस समय जवाहरलाल नेहरू ने उनका पूरा सहयोग किया था, पैसों से लेकर सब कुछ से उनका पूरा सहयोग किया था कि जितनी जहाँ तक लड़ाई लड़नी है आप लड़िए, मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू भी उस टाइम जमींदार हुआ करते थे, तो बहुत बड़ा जमींदार हुआ करते थे, देश में उनका नाम था। ठीक है, उनका खानदान बहुत बड़ा जमींदार था। तो यही बात होता है, यही सब बात होता है, और कुछ बात है नहीं। लेकिन उम्र में तो सरदार वल्लभ भाई पटेल सीनियर थे, वो भी जमींदार ही थे, लेकिन वो सीनियर थे तो उनका भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। वो भी बहुत कुछ किए हैं हिंदुस्तान के लिए। ठीक है, तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हो गया कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो 76वां जो संविधान संशोधन है वो नगरीय शासन व्यवस्था से संबंधित है। अब अंग्रेजी में कह रहा है कि विच अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर डी, 76 अमेंडमेंट। 23 नंबर का कह रहा है, 23 नंबर कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए 23 नंबर है कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला नगर निगम जो है वो कब स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1688 ईस्वी में। तो यहाँ पे दे रहा है
कि व्हेन वाज द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश इन इंडिया। आंसर ए 1688 ईस्वी। ठीक है, आंसर है 1688 ईस्वी। 24 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा होता है, एगो होता है लोकसभा। ठीक है, तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति जो होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा होता है, लोकसभा होता है, तो लोकसभा का। अब चलिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त होता है? तो संसद को संबोधित कर सकता है निम्न में से किससे? तो इनमें से कोई नहीं। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं संसद को संबोधित कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयोग भी संबोधित नहीं कर। संबोधित करना मतलब संसद को क्या करना? सदन में खड़ा होकर संबोधित करना सभी सांसदों को। तो ये पावर जो होता है वो प्रधानमंत्री के पास ही होता है कि संबोधित वो कर सकते हैं, उनको इतना पावर है। राष्ट्रपति के पास भी होता है। ठीक है, और रहा बात मुख्य न्यायाधीश का, तो मुख्य न्यायाधीश का पावर नहीं होता है। शपथ दिला सकते हैं, ये मान सकते हैं, लेकिन पावर की बात रहा बात, तो संबोधन करने का पावर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश जो है वो संसदों द्वारा ही, मतलब उनके बिना हस्तक्षेप का वो नियुक्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? अनुच्छेद जो है 371 किस राज्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 371 जो है वो जम्मू और कश्मीर। आंसर डी, जम्मू और कश्मीर। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी सलाह पर किस राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो देखिए, किसकी सलाह पे? ठीक है, तो विधान परिषद को समाप्त किया, विधान परिषद बनाया जाता है। ठीक है, एमएलसी उसको बोलते हैं। तो विधान परिषद जो होते हैं ना, उनमें एक बात कॉमन रहता है। ठीक है, कि वो विधान परिषद को भंग किया जा सकता है कभी भी, किसके द्वारा? मुख्यमंत्री के द्वारा विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, राजपत्रित के थ्रू। ठीक है, विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, विधान परिषद को भंग किया जा सकता है कभी भी आपातकाल में। अगर वहाँ के मुख्यमंत्री चाहे तो विधान परिषद को भंग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विधान परिषद राज्य में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। केवल धन विधेयक जो है वो किस में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यसभा में भी प्रस्तुत किया होता है धन विधेयक, लोकसभा में ही होता है। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, अलग अलग, सबका अलग अलग मायने होता है। ठीक है, लेकिन दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, जैसे विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है जो चीज़, वो विधान परिषद में भी किया जा सकता है। ठीक है, अब रही बात मुख्यमंत्री के ऊपर को कितना, मतलब किसका बात सुनते हैं। ठीक है, जिसका उचित होगा वो बात सुनेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या कर सकता है? ठीक है, तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है, व्याख्या मतलब यहाँ पे देखिए, संविधान को व्याख्या करने के अधिकार संसद के पास है। ठीक है, यहाँ पे किसी के पास इतना पावर नहीं है कि संविधान का व्याख्या कर सके, किसी के पास पावर नहीं है। समझ गए, किसी के पास पावर नहीं है, लेकिन संसद जो होता है, अब मान लीजिए 512 सदस्य है संसद में, तो 512 सदस्य बैठेंगे एक जगह, विचार विमर्श करेंगे। ठीक है, इसके बाद जब 512 सदस्य में से 500 का विचार आपस में मिलेगा,
तब वहाँ पे संविधान की व्याख्या की जाएगी कि हाँ ये चीज़ गलत है या ये चीज़ में संशोधन करना चाहिए या ये चीज़ को बदलना चाहिए, ठीक है। तब होता है, संसद सर्वोच्च परी होता है, ठीक है। लेकिन संसद सर्वोच्च परी कब होता है? संसद से भी संविधान सर्वोपरि होता है, ठीक है। और संविधान ही संसद को पावर देता है, ठीक है। अब 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज कहाँ शामिल है? तो देखिए, पंचायती राज जो है वो कहाँ शामिल है? केंद्र सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पंचायती राज होती है राज, समझ रहे हैं, मुखिया हो गए, सरपंच हो गए, ये सब पंचायती राज के अंग हो गए। पंचायत समिति हो गए, ये थी वार्ड पार्षद हो गए, जो भी हो, इस सारे पंचायती राज के अंग होते हैं, ठीक है। पंचायती राज में यही होते हैं जो पंचायत के कार्यभार देखते हैं, ठीक है। और पंचायत को जो भी है जो फंड है वो राज्य उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें आ जाएगा राज्य सूची में, ठीक है, राज्य सूची में, 30 के राज्य सूची में। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को ज़्यादा से ज़्यादा, मान लीजिए कि देखिए, लोकसभा से धन विधेयक पास होता है, ठीक है। और लोकसभा से जब पास होगा तो वो पहुँचेगा धन विधेयक राज्यसभा में। ये हो गया केंद्र का पॉलिटिक्स, समझ रहे हैं आप लोग। ये हो गया सेंट्रल पॉलिटिक्स। अब राज्य की पॉलिटिक्स बात करते हैं। देखिए, राज्य में भी ऐसे ही होता है। विधानसभा से विधेयक पास होता है, ठीक है, धन विधेयक पास होगा विधानसभा से, वो पहुंचता है कहाँ? विधान पार्षद में। विधान पार्षद में पहुंचेगा, ठीक है। वहाँ से फिर पास होगा तो कहाँ पहुंचेगा? विधान परिषद के बाद कहाँ पहुंचेगा? संबंधित अधिकारी जो है, मंत्री हो गए या जो भी है, उनके पास पहुंचेगा। इसके बाद साइन होगा। इसके बाद कोषाध्यक्ष, मतलब जो भी कोष का जो मालिक है, उनके पास पहुंचेगा। इसके बाद साइन होगा। तो फिर इसके बाद गजेटेड ऑफिसर है तो क्या है, तो इसके बाद साइन होने के बाद फिर से ये पहुंचता है कि विधेयक पास हो गया। यहाँ से फंड फिर जारी होता है, कहाँ से? तो कोष में से फंड जारी होगा। तो कहाँ पहुँचेगा? यहाँ पे पब्लिक खड़ी है, पहुँचता है सीधे पब्लिक। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पे नहीं, यहाँ से पास होता है ना कोष से, तो डायरेक्ट पब्लिक के पास पहुँचना चाहिए ना। तो डायरेक्ट पब्लिक के पास नहीं पहुँचता है, यहाँ से घूम जाएगा फिर विधायक में, विधानसभा में। अब फिर ये डिसाइड करेंगे कि कैसे कैसे जाएगा। तो ये भेजेंगे जहाँ रहेगा विधान परिषद में, अपना मतलब हित नाता रहेगा, तो वो फिर ऐसे भेजेंगे, घुमा फिरा के भेजेंगे। अब मान लीजिए कि घुमा फिरा के भेजेंगे पब्लिक के पास, तो 1 रुपया यहाँ से चला ना, तो यहाँ से आते 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 10 पैसा हो जाएगा। यही है, समझिए आप लोग। तो अधिकतम जो है वो 45 दिनों तक धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकता है, ठीक है। अब 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सी समिति राजनीति और अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो देखिए, जो दोहरा समिति जो था, बोहरा समिति, वो अपराधीकरण के लिए अध्ययन के लिए गठित की गई थी। कहीं भी ऑप्शन गलत हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। अब चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आपको सही मालूम होगा तो कमेंट करके बस बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि चुनाव जो है वो चुनाव आयोग कराता है, ठीक है। चुनाव आयोग चुनाव लेता है, सबका अलग अलग आयोग बनाया गया है, ठीक है। तो चुनाव आयोग का आचार संहिता न राष्ट्रपति जारी करते हैं, न संसद जारी करते हैं, न मुख्य न्यायाधीश जारी करते हैं। यहाँ के आचार संहिता जो है चुनाव आयोग जारी करता है कि हाँ जी, इस तारीख से आपका क्षेत्र में जो चुनाव है तो आचार संहिता लागू कर दिया गया है। अब आप
न किसी जनता को पैम्पलेट दे सकते हैं, न आप मतलब प्रलोभन दे सकते हैं। आप क्षेत्र में अगर नज़र आइएगा तो आपके ऊपर जुर्माना लग जाएगा या आपको जेल भी हो सकता है, ठीक है। तो चुनाव आयोग आचार संहिता लागू करता है। तो यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शून्यकाल संबंधित है। तो शून्यकाल जो है वो जिसे आप लोग पढ़ते होंगे कभी कभी न्यूज़पेपर में कि शून्यकाल चालू हो गया है। तो शून्यकाल संसद से संबंधित है, ठीक है। आंसर ए हो जाएगा संसद। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, देखिए राष्ट्रीय जो मानवाधिकार आयोग था उसका स्थापना जो है 1993 में किया गया था, ठीक है। 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गला सूख रहा है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? ये सब है, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ये दोनों है, जिला परिषद, ये सारे पंचायती राज व्यवस्था में शामिल होता है। जैसे कि जिला परिषद कौन बनाता है? जो वार्ड पार्षद है, ठीक है, वो सब जो वोट देते हैं, इसके बाद वहाँ पे जिला पार्षद नियुक्त होते हैं। तो ये सब जो है क्या होते हैं? पंचायती राज व्यवस्था के अंग होते हैं। अब ग्राम पंचायत हो गया, तो ग्राम पंचायत में जो वोटर है, नागरिक हैं, वो वोट देते हैं तो मुखिया नियुक्त होते हैं, ठीक है। इसके बाद वो वोट देंगे तो पंचायत समिति और सरपंच नियुक्त होंगे, ठीक है। और इस सब मिलके यहाँ पे जिला पार्षद को नियुक्त करते हैं, ठीक है। वार्ड पार्षद मिलके जिला बीडीसी भी शायद जिला परिषद में शामिल होते हैं। उसे मैंने कंफर्म में नहीं बता सकता क्योंकि मैं लोकल पॉलिटिक्स किया नहीं हूँ, कभी भी कोई भी पॉलिटिक्स किया नहीं हूँ, लेकिन मैं कंफर्म नहीं बता सकता। जितना भी मुझे भी जितना जानकारी है वो आपके थ्रू हुई है और किताब के थ्रू हुई है, और मैंने लोकल पॉलिटिक्स किया नहीं है तो मुझे इतना सब कुछ पता है नहीं। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो देखिए एक ऐसा भी राज्य है जहाँ पे पंचायती राज संस्थाएं नहीं, कि यहाँ पे देखिए मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, इस सारे राज्यों में क्या है? पंचायती राज शामिल नहीं है। तो मिजोरम, आंसर बी मिजोरम। अब देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था? तो भारत में जो है अंतिम रेल बजट 25 फरवरी 2016 को प्रस्तुत किया गया था। आंसर बी हो जाएगा 2016, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आंसर है 10 दिसंबर, ठीक है, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए ई तो हो गया, 39 नंबर का हो गया 10 दिसंबर, ठीक है। और 40 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है? 40 नंबर कह रहा है, यहाँ से देखिए प्रकाश कीजिए। 40 नंबर कह रहा है कि भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए 1950 ईस्वी को चुनाव आयोग का गठन हुआ था भारत में, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। जो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य बनाए जाते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? तो अधिकतम 3 वर्ष, ठीक है, अधिकतम मान लेते हैं अधिकतम 3 वर्ष, ठीक है, अधिकतम हो सकता है, ठीक है, अस्थायी सदस्य का
ऐसे तो 1 वर्ष के लिए ही होता है या 2 वर्ष के लिए, तो ऐसे अधिकतम 3 वर्ष तक उनको क्या किया जा सकता है, प्रमोटेड किया जा सकता है, मैंने प्रमोशन किया जा सकता है कि 3 वर्ष तक आपका बढ़ा दिया गया। 42 निम्न में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ WTO, यहाँ पे देखिए WTO या WHO, ठीक है, या यूनिसेफ या यूनेस्को। तो WHO संयुक्त राज्य की एजेंसी है, ठीक है, यूनेस्को भी संयुक्त राज्य की एजेंसी है, और यूनिसेफ जो है WTO भी यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी है। तो यूनिसेफ जो है वो यूनाइटेड स्टेट की नहीं है एजेंसी, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, यूनिसेफ। वहाँ पे आंसर हो गया यूनिसेफ। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में अधिकतम 2 बार हो सकती है, ठीक है, एक वर्ष में 2 बार हो सकता है, ठीक है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। देखिए विधान परिषद कहाँ पे नहीं है, कहाँ पे, बिहार में विधान परिषद है, ठीक है, और राजस्थान में भी विधान परिषद है, और उत्तर प्रदेश में भी विधान परिषद है, लेकिन कर्नाटक में विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है सिर्फ, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन जो हुआ था वो हवाना में हुआ था। आंसर हो गया सी। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, ये भारत की संसद में शामिल है। तो देखिए भारत की संसद में सब लोग शामिल होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या राज्यसभा हो या लोकसभा हो, सब लोग शामिल होता है, ठीक है। आंसर डी हो गया। क्या है कि भाई संसद से सब लोग एथी होता है। अब 47 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा संस्थानों में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। देखिए मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। और तो 42, ठीक है, 42वां संशोधन में। अब देखिए लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना। लद्दाख जो है केंद्र शासित, पहले जो था लद्दाख, देखिए लद्दाख कहाँ पे है। तो लद्दाख जो है मैं आप लोग बता दूं कि लद्दाख अब तो है नहीं। आप देखिए ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ से मान लीजिए ये हिंदुस्तान का नक्शा हो गया, भारत, ठीक है। ये हो गया श्रीलंका, यहाँ पे बीच में समुद्र है, ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका। अब फिर इसके अगल बगल नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कश्मीर कहाँ है, ठीक है। तो कश्मीर को देखिए, तो कश्मीर के ठीक नज़दीक ही लद्दाख है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होता है नई दिल्ली, ठीक है, यहाँ से बाकी सारे राज्य अगल बगल यहाँ से जुटे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से क्रेचौरप्पा सारे राज्य जुटे हुए हैं। अब देखिए मैं भूगोल का स्टूडेंट तो रहा नहीं हूँ कि मुझे सब पता होगा, ठीक है। एक बार मुझे फिर नक्शा उठाकर देखना होगा तो मैं सब कुछ समझ जाऊँगा। अब देखिए अब सारे राज्य जो है एक दूसरे से अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे जो चीन बैठा हुआ है काला कोबरा की तरह, वो क्या कहता है कि लद्दाख भी मेरा ही क्षेत्र है, ठीक है। और अगल बगल वाले जो देश हैं, पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, और चीन भी बगल में ही है, और अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, लद्दाख भी बगल में है। तो लद्दाख के बगल में है कश्मीर, ठीक है। तो इसका जो
केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाया गया कि केंद्र के नियंत्रण में रहेगा। केंद्र इसलिए नियंत्रण में रखता है किसी भी राज्य को, जिस राज्य में मान लीजिए कि उसको लगता है कि ये राज्य जो है इसमें मान लीजिए कि खतरा है, मतलब खतरा मतलब अदर देश से इस राज्य को खतरा है, जैसे कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, लक्षद्वीप हो गया, ठीक है। तो ये सारे राज्य को लगता है कि ये पिछड़े हुए हैं या बहुत ही पिछड़े हुए हैं और इनको दूसरा देश कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कश्मीर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो ये केंद्र क्या करता है कि केंद्र सरकार क्या करती है कि इस सारे राज्य को जो शासन है वो अपने हाथ में ले लेती है, ठीक है, और वहाँ से कंट्रोल करती है कि यहाँ की गतिविधि क्या है, वो कंट्रोल करती है। और जो जो भी राज्य जो है वो सेफ जोन में है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, उनको केंद्र शासित नहीं बनाता है। और जो राज्य जो है मेन है, जैसे दिल्ली हो गया, नई दिल्ली, तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तो उसको केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कभी भी नहीं छोड़ेगी, उसको अपने हैंडल में रखती है पूरा जो अपना पावर है, क्योंकि भारत की राजधानी मतलब समझ रहे हैं, भारत की राजधानी, इतना बड़ा देश है, उसकी राजधानी है नई दिल्ली, तो उसको अगर कंट्रोल में नहीं रखेगी और किसी अनाड़ी मुख्यमंत्री को दे देगी तो वो तो बर्बाद कर देगा। यानी दिल्ली पर हमला मतलब पूरा भारत पर हमला, समझ रहे हैं आप लोग, दिल्ली पर हमला होना कि पूरा भारत पर हमला कर देगा कोई भी देश। तो दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट बराबर अपने हाथ में रखती है कि दिल्ली को सेफ जोन में रखा जाए हमेशा, क्योंकि वो भारत की राजधानी है, वहाँ पे कोई हलचल नहीं हो। और बार बार वहाँ के मुख्यमंत्री जो अनाड़ी मुख्यमंत्री है वो बार बार केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट को कहता है कि हमको दे दीजिए पावर, फुल पावर हमको दे दीजिए, हमको केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहना है, ठीक है, हमको जैसे अदर राज्य हैं उस तरह से बना दीजिए। अरे वो दिल्ली है, वो राजधानी है, तुमको दे देगा अनाड़ी कि तुम बर्बाद कर दो, पूरा हिंदुस्तान को ही बर्बाद कर दो। दिल्ली बर्बाद करने का मतलब पूरा हिंदुस्तान को बर्बाद कर दोगे तुम लोग। तो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है कभी, केंद्र शासित प्रदेश का कितना भी हाला करे वहाँ का कोई भी नागरिक, पूरा वीटो पावर वहाँ पे नहीं दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। और ख़ास करके सुरक्षा के लिहाज से कुछ नहीं, सुरक्षा भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कब्जे में रखती है, सुरक्षा देखती है कि कहीं कोई हरकत हो रहा है तो तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी है, तुरंत एक्शन लेगी। यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली है, तो दिल्ली में ये तो सरकार है ही है, ठीक है, तो ये सरकार देखती है क्या, तो नल जल मतलब ये जो भी आवश्यकता है उसको पावर मिला है, जैसे रोड सड़क ये सब पावर मिला हुआ है, नल जल देखना, किसको मतलब बीपीएल सूची में है क्या अनुसूची में है, ये सब देखना, स्कूल देखना, ये सब देखना। अब बाकी सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा भी उसको भनक लगा कि यहाँ पे कोई घुस आया है तो यहाँ से वहाँ से पूरा फोर्स यहाँ पे उतार देगी सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पूरे कब्जे में रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के, केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हैं पूरे कब्जे में सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है, उसकी नज़र रहती है पूरा ड्रोन से, पूरा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको देखेगा पूरा ड्रोन से, लोगों को लगेगा कि ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर ड्रोन चल रहा है, ड्रोन से देखा जा रहा है कि आपकी गतिविधि, आप कैसे क्या कर रहे हैं नीचे, उस सारा देखा जा रहा है ड्रोन से, पूरा गतिविधि देखा जा रहा है। तो यही होता है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो लद्दाख, तो 48 नंबर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना, देखिए लद्दाख फिलहाल में ही केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है उसको, लद्दाख को, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2019 में, ठीक है, 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, शीत युद्ध जब हुआ था उसके दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, तो 3, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी 3। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है। तो देखिए भारतीय संघीय व्यवस्था में किसी अधिक मतलब वीटो पावर किसको प्राप्त है, ठीक है। तो देखिए केंद्र को तो सबसे ज़्यादा अधिक शक्ति प्राप्त है, ठीक है,
केंद्र सरकार, क्योंकि वो पूरे राज्यों का भी कंट्रोल केंद्र ही होता है, ठीक है। और केंद्र ही कोई नियम और डिसाइड करता है कि हाँ सरकार कैसे चलेगी, कर कहाँ से आएगा, किस राज्य को कितना देना है कर, और किस राज्य को कितना अनुदान देना है, ये सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है यहाँ पर बैठे बैठे, ठीक है। तो केंद्र ए होगा, ठीक है। और राज्य सरकार को राज्य में ही पावर है, ठीक है, शक्ति जो है वो राज्य में ही है, राज्य तक ही सीमित है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्ति पूरे देश में है। अब चलिए 51 नंबर क्वेश्चन हो गया कि सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं। देखिए, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 14 होती है। कहीं भी ऑप्शन गलती होगा आप लोग कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। यहाँ पे 52 नंबर क्वेश्चन की तरफ प्रकाश डालिए। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पूरा आर्ट्स का सार है ये, ठीक है। सार होता है ना, सार, सार किसे कहते हैं ना कि सार है, उसी प्रकार से इस सारा सब्जेक्ट का जो मैं करा रहा हूँ, ये सारे जो क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन मायने रखते हैं, एक ही क्वेश्चन टॉपर बनने के लिए जरूरी है, एक एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आगे नंबर क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो यहाँ 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो देखिए, इनमें से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो मार्शल टीटो, टीटो, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा। आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या है। तो होता है ना कि वैश्वीकरण हो रहा है, वैश्वीकरण मतलब राष्ट्रीयकरण, ठीक है, वैश्वीकरण मतलब राष्ट्रीयकरण। अब चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई। तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई। तो देखिए, तो इस संगठन की स्थापना हुआ था कहाँ पे, पता है आप लोगों को। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था। तो देखिए, आंध्र प्रदेश में, आंसर डी, आंध्र प्रदेश। गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, ठीक है। अब यही हमको कंफर्म नहीं है कि पहले आंध्र प्रदेश में हुआ था कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बस बताइएगा, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन का आगे, कांग्रेस के जुआ तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है। तो कांग्रेस के जुआ तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है, निजलिंगपा, निजलिंगपा, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे वो भारतीय जनसंघ, ठीक है, के नेता थे। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था। तो 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था। तो क्या बनाया गया था, भाषा, भौगोलिक क्षेत्र, जाति और धर्म। तो यहाँ पे भाषा के आधार पे पुनर्गठन आधार बनाया गया था, ठीक है। कहीं कहीं मैथिली बोली जाती थी, तो कहीं कहीं मान लीजिए बंगाली बोला जाता था, तो कहीं कहीं तमिल बोला जाता था, कहीं तेलुगु बोला जाता है। तो यह भाषा के आधार पर एथी किया गया है, ठीक है। अब चलिए आगे नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं। तो भारत में कुल 7 गो संघ शासित प्रदेश हैं। चलिए आगे क्या कह रहा है
कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? आंसर होगी सी 1947 से 1952 ईस्वी। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? तो यहाँ बिहार एक पहला राज्य है, ठीक है, जिसमें महिलाओं को 50% आरक्षण देने का घोषणा किया गया। 61 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश से संबंधित है। आंसर डी, आंध्र प्रदेश। 62 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है उसमें अधिकतम न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 14। दूसरी दुनिया से आश्रय किन देशों से था? समझ रहे हैं? दूसरी दुनिया समझ रहे हैं? अफ्रीकी देशों। 64 नंबर, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था? हिंदी। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विनोबा भावे। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 66 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकडाक की स्थापना हुई थी। तो अंकडाक की स्थापना कब हुई थी? 1964। 67 नंबर कह रहा है कि योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन सा कार्य करता था? तो योजना आयोग जो योजना बनाएगा लोकसभा के अध्यक्ष। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? कौन सा दक्षिण एशियाई देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? साला एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष देश देना चाहिए तो यहाँ पे राज्य दे दिया है। हम कहे कि यार देश, देखिए धर्मनिरपेक्ष कौन सा नहीं है? देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष नहीं है, ठीक है, वहाँ पे सभी धर्मों को लोग नहीं रह सकते हैं, अगर रहते भी हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीन निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो देखिए ये भूटान जो है दक्षेस का सदस्य नहीं है। देखिए यहाँ पे सीमांत गांधी किसको कहा जाता था, किसको पुकारा जाता था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। 71 नंबर का है केंद्र में जनता पार्टी की किस वर्ष सत्ता में आई? तो केंद्र में जनता पार्टी जो है 1977 में आई सत्ता में। 72 नंबर कि भारत के देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो भारत के देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत जो है पूर्ण रूप से प्रभावित हुए थे? पंजाब और बंगाल। 73 किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है? तो देखिए भारत विविधता में एकता का देश है, किसने कहा था? महात्मा गांधी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो देखिए सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? पंजाब।
75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर सी हो जाएगा, जेनेवा। देखिए आगे क्या कह रहा है, 76 नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है। ठीक है, 1977 द्वारा कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस के विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था उस टाइम में 1968 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कमेंट करके जरूर बताइएगा कोई ऑप्शन गलत हो तो। यहाँ पे दे रहा है कि भारत में बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? सर्वे ऑफ अनुसूचित जातीय संघ की स्थापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर। 80 मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? उपयुक्त सभी, कर मुक्त लेन देन, सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति, इच्छा अनुसार व्यापार, उपयुक्त सभी। 81 नंबर क्या कर रहा है? 81 नंबर कर रहा है कि भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो कब शामिल किया गया था? तो 2006 में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो किस दल का था? तो जनता पार्टी। 83 कह रहा है कि 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो जनता पार्टी। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है? तो क्या है? सामाजिक एवं शैक्षणिक स्थिति, उपयुक्त सभी। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ठीक है। कहाँ का है? श्रीलंका। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो कौन थे भारत में हरित क्रांति के जनक? तो S.S. स्वामीनाथन। 87। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है मूल संविधान के द्वारा ही। संविधान में ही धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो किसान यूनियन की स्थापना कहाँ हुई थी? पंजाब में। 88। नवासी। तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? तो तारी विरोधी आंदोलन जो था किस राज्य का आंदोलन था? आंसर तारी विरोधी बी, गुजरात। 1951। गुजरात या बिहार होगा। अगला नंबर 90। 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी का स्थापना किया था? तो आंसर हो गई बी, किसान मजदूर प्रजा पार्टी। 91। निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो संघ लोक सेवा आयोग। नहीं, सॉरी संवैधानिक नहीं है। हाँ, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक नहीं है, ठीक है। ये सब संविधान इसको करता है, संविधान के अंतर्गत आता है।
यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, इसको कभी भी रद्द किया जा सकता है। यूपीएससी जो है संवैधानिक संस्था नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आंसर सी। 92 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 92 क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में कौन सही है। तो उपयुक्त सभी, नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध, उपयुक्त सभी। 93 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय विदेशी नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है। तो देखिए विदेश नीति जो है उनके निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू। जसप्रीत पार्टी यहाँ से कहाँ चल जा रहा है, दिख रहा है। मोबाइल बिगड़ा हुआ है बाबू लोग, किसी तरह हम वीडियो बना देते हैं, ठीक है, किसी तरह प्रयास करके। यहाँ बटन दबा रहा है तो उधर जा रहा है, इधर जा रहा है तरह की जगह को। यहाँ देखिए 94 नंबर क्वेश्चन कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी। तो जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंध पार्टी थी, तो जस्टिस पार्टी जो था वो बिहार से ही संबंधित था। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है। 1974 के बिहार आंदोलन को तारी आंदोलन, तारी विरोधी आंदोलन। उस क्वेश्चन में जो हम दिए थे उसमें तारी हो गए, बिहार होगा। कौन नंबर क्वेश्चन था, 89 नंबर शायद क्वेश्चन था। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्रविड़ मुद्रण कड़गम के संस्थापक कौन थे। तो सी अन्नादुरै, आंसर भी सी अन्नादुरै। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 97 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ। तो उपयुक्त दोनों, आंसर सी उपयुक्त दोनों। 98 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन है। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो 1989 में, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है 100 नंबर क्वेश्चन कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो बीपी मंडल, आंसर सी बीपी मंडल। देखिए अब ये जो है 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग कहिएगा तो इसका भी आंसर हम तैयार करा देंगे, ठीक है। तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, ठीक है बाबू लोग। तो ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग कहिएगा, कमेंट कीजिएगा कि तो इसका भी आंसर तैयार करके हम आप लोगों को करा देंगे, ठीक है। ये सारे पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू लोग, और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। और साथ साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रखने वाला है, ठीक है। और ये जो है ऑब्जेक्टिव है, मतलब 2 नंबर का है, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या हुआ है आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोगों को बता दें हम कि यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन है इसे, ठीक है। अब देखिए हो गया, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सारे फ्रेंड के पास। तो और अगला किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन चाहिए कमेंट करके अवश्य बताइएगा, किस क्लास का चाहिए। और जितने सब्जेक्ट का जितने ज़्यादा कमेंट होगा वही मैं क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बस बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।